हाँ भाई, हम लेके आए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर अभियांत्रिकी आलेखन। फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में कि भाई जो अभियांत्रिकी आलेखन होता है उसके अंतर्गत किस किस चीज़ों का बोध कराया जाता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो हम इसमें एक बात लेते हैं कि जो भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके अंदर जो परिचय होता है पाठ का वो बताते हैं आपको। परिचय, इसमें जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है यानी जिसे हम ईडी बोलते हैं वो क्या है, एक इंजीनियरिंग की भाषा होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की अभियांत्रिकी आरेखनों को शामिल किया गया है। जो हमारा ये पाठ का नाम दिया गया है अभियांत्रिकी आरेखन, इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की अभियांत्रिकी आरेखनों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत जैसे चित्रीय प्रक्षेप है, आमने सामने दो व्यक्तियों की जो वार्तालाप है उसके बारे में कंसेप्ट किया गया है। इसमें लेते हैं किसी भी मशीन या पार्ट्स को बनाने से पहले, किसी भी मशीन या पार्ट्स को बनाने से पहले इसको इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग से पढ़कर बनाते हैं। यानी कि कहने का मतलब किसी भी मशीनरी जो मशीन है या कोई पार्ट्स है उसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग से पढ़कर बनाएंगे। ठीक है, यानी कि उसे समझेंगे कि भाई मशीनरी भाग दिया हुआ है कोई भी, उसके बाहरी जो पार्ट्स हैं उनकी जो बाहरी पार्ट्सों को कैसा दिखाई देता है किस कंडीशन में, उनको देखकर उनके पार्ट्सों को उनके अनुसार बनाना ड्राइंग के अंदर। सेकंड है, नंबर 2 है सेकंड, अभियांत्रिकी आरेखन तकनीकी आरेखन का एक प्रकार माना गया है। अगला है नंबर 3, मानव को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, मानव को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए तथा दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक भाषा यानी लैंग्वेज
भाषा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। वो आवश्यकताएं कौन कौन सी है? जैसे भाई मौखिक रूप है, लिखित रूप है, चिन्ह संकेत हैं। इनके द्वारा यानी तीनों के द्वारा व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से संबोधित कराएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत। हाँ भाई, हमारी बात चल रही थी कि जो विचार अभिव्यक्ति है उसके माध्यम, इसके अंतर्गत इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। विचार की जो अभिव्यक्ति होती है यानी कि मानव के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 मौखिक रूप, मौखिक रूप। नंबर 2 लिखित रूप। नंबर 3 चिन्ह संकेत, चिन्ह संकेत। ठीक है। विचार अभिव्यक्ति है उसके जो माध्यम है उनको 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक रूप, लिखित रूप, चिन्ह व संकेत। हम बात लेते हैं कि जो ये मौखिक रूप होता है, ये नंबर 1 मौखिक रूप, मौखिक रूप, इसका प्रयोग कब किया जाता है? मौखिक रूप है उसका प्रयोग कब करेंगे हम? तो इसके अंतर्गत ये बातें आती हैं कि जो भाई इंजीनियर है या कारीगर है, दोनों आमने सामने क्या है, बैठे हुए हैं, या फिर 2 व्यक्ति एक स्थान पर एक जगह बैठे हुए हैं, तो आपस में जो किसी भी चीज के बारे में वो बातचीतें करते हैं, किसी भी उपकरण है या मशीनरी पार्ट्स है उसके बारे में बातें करते हैं, तो उसे कौन सा रूप प्रयोग किया है? मौखिक रूप, यानी कि ये वाला रूप प्रयोग किया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? मुख जबानी एक दूसरे को समझाया है। हम बात लेते हैं इसकी, भाई मौखिक जो रूप है इसके अंतर्गत जब इंजीनियर व कारीगर के बीच की दूरी, जब इंजीनियर व कारीगर के बीच की दूरी क्या हो? कम हो तो अभिव्यक्ति का मौखिक रूप प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 भाई, इसमें तो जो मौखिक रूप दिया गया है हमें विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से, यानी कि व्यक्ति के मन में कोई विचार उत्पन्न हुआ तो उसके अंतर्गत मान लीजिए हमारे पास मौखिक रूप प्रकट हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे हम कि भाई जब इंजीनियर व कारीगर के बीच की दूरी क्या कर दी गई है? कम कर दी गई है। देखिए, ये जब इंजीनियर व कारीगर के बीच की दूरी कम हो तो अभिव्यक्ति का मौखिक रूप प्रयोग किया जाता है, यानी मुख जबानी आपस में बातें करके उस चीज का सॉल्यूशन निकाला जाता है। सेकंड जो बात लेते हैं वो है हमारे पास कि भाई लिखित रूप। कौन सा है? लिखित रूप। अब भाई नंबर 2 है, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई विचार अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार
लिखित रूप का प्रयोग कब किया जाता है? नंबर 2 ये लिखित रूप। हाँ भाई, इसमें क्या है कि भाई जब इंजीनियर और कारीगर के बीच की दूरी क्या हो, अधिक हो, तो हम कौन सा रूप प्रयोग करेंगे अभिव्यक्ति का? लिखित रूप का प्रयोग करेंगे। यानी कि पहले क्या होता था कि भाई हमारे पास जो फोन सुविधाएं हैं वो नहीं थी, ठीक है। अब तो हम क्या है, किसी भी चीज को या फिर अपन से दूर कोई व्यक्ति है उसे फोन करके बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं कि भाई इस कार्य को इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं था, इसलिए कौन सा रूप काम में लिया? लिखित रूप। मान लीजिए एक कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति हमसे कहीं दूर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी मशीनरी पार्ट्स है उसके बारे में लिखित में उसको जानकारी भेजेंगे, ठीक है। यानी कि पत्र लेखन बोल दो चाहे उसे, लिखित रूप को, तो उसमें लिख के सारी बातें उसे बताएंगे। हाँ भाई, लिखित रूप इसमें जब कारीगर व इंजीनियर के बीच की दूरी अधिक हो तो हम अभिव्यक्ति का लिखित रूप प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। लिखित रूप जब कारीगर व इंजीनियर के बीच की दूरी क्या हो गई? अधिक हो गई, तो हम क्या करेंगे? कौन सा रूप प्रयोग करेंगे अभिव्यक्ति का? लिखित रूप। इस रूप का प्रयोग करेंगे। अगला है चिन्ह संकेत। चिन्ह और संकेत, इसके बारे में लेते हैं थोड़ा सा कि भाई जो चिन्ह संकेत है उनका प्रयोग कब किया जाता है ड्राइंग के अंदर। नंबर 3 है, ये स्टेप 3 नंबर, चिन्ह संकेत। हाँ भाई, जब कोई व्यक्ति बहरा हो, काला हो या बोलने में असमर्थ हो तो विचार अभिव्यक्ति का चिन्ह व संकेत का सहारा लिया जाता है। भाई बात ले रहे हैं चिन्ह संकेत की। जब कोई व्यक्ति बहरा हो, काला हो, यानी कि बोलने में असमर्थ हो, काला से तात्पर्य बोलने में असमर्थ हो, बोल नहीं पा रहा हो पूर्ण रूप से, उसके लिए विचार अभिव्यक्ति का कौन सा रूप काम में लेंगे? हम चिन्ह व संकेतों का सहारा लेंगे और उसे चिन्ह व संकेतों के जरिए किसी भी
पार्ट्स के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। हाँ भाई, तो हमने बात ली थी कि विचार अभिव्यक्ति के जो माध्यम हैं वो किस प्रकार होते हैं। इनमें कई बार जो क्वेश्चन बना देता है हमारा वो किस प्रकार से दे देता है कि भाई जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम, विचार अभिव्यक्ति के माध्यम के अंतर्गत ही ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें अभियांत्रिकी आरेखन में। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह भाषा कौन सी है? वह भाषा कौन सी है? कौन सी है जिसे न तो लिखा न ही बोला जा सकता है। वह भाषा कौन सी है जिसे न तो लिखा और न ही बोला जा सकता है और न ही पढ़ी जा सकती है। तो कौन सी है वो भाषा? जैसे अभियांत्रिकी आरेखन, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं इसमें अधिकतर जो इससे संबंधित होते हैं। जैसे भाई क्वेश्चन बना दिया जाता है कि कोई व्यक्ति काला हो या बोलने में असमर्थ हो तो अभिव्यक्ति का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अभिव्यक्ति का कौन सा रूप प्रयोग करेंगे? हम उसे चिन्ह और संकेतों के द्वारा समझाते हैं। ठीक है, आगे लेते हैं कि भाई जो रेखाएं होती है हमारी, जिनका प्रयोग किया जाता है, इसमें पहले ही बताया है एक बार आपको, फिर से एक बार थोड़ा सा एक स्टेप है इसमें कि भाई जो हमारा बिंदु होता है, बिंदु यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट या फिर चिन्ह, ठीक है भाई, बिंदु बोल दो, पॉइंट बोला या चिन्ह बोला, एक ही है भाई। चिन्ह के अंतर भाई डायमेंशन पूछ ली जाती है कि भाई चिन्ह किसे कहते हैं या फिर बिंदु किसे कहते हैं। इसमें भाई वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई व चौड़ाई नहीं होती। भाई हाँ भाई, बिंदु की बात हो गई हमारी, जो पॉइंट था उसके बारे में। अब बात लेते हैं भाई जो रेखा होती है, रेखा किसे कहते हैं।
इसमें कि भाई जब कोई बिंदु जब कोई बिंदु बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उसके बिंदु पथ से बनने वाली लाइन रेखा कहलाती है। ठीक है भाई, रेखा किसे कहते हैं? जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है, कहां पे? समतल पर गति करता है, तो उसके बिंदु पथ से बनने वाली लाइन क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अब हम बात लेते हैं कि भाई जो सीधी रेखाएं होती हैं उनकी जो डायमेंशन होती है वो किस प्रकार होती है? सीधी रेखा। नंबर 2 है सीधी रेखा। इसमें जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करता है, तो उसके बिंदु पथ से बनने वाली रेखा सीधी रेखा कहलाती है। ठीक है भाई, सीधी रेखा की बात ले रहे हैं हम। जब कोई बिंदु क्या कर रहे हैं? जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करता है, तो उसके बिंदु पथ से बनने वाली रेखा सीधी रेखा कहलाती है। अब हम बात लेते हैं कि भाई ये हो गई हमारी सीधी रेखा की। अब है अगली वक्र रेखा, कवर्ड लाइन, वक्र रेखा। इसमें जब कोई बिंदु किसी समतल पर अनेक दिशाओं में गति करता है, तो उसके बिंदु पथ से बनने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। जब कोई बिंदु किसी समतल पर अनेक दिशाओं में गति करता है, तो उसके बिंदु पथ से बनने वाली रेखा क्या कहलाती है? वक्र रेखा। वृत्त ये, ठीक है, इसमें और मैंने वृत्त बना दिए। ये कौन सा वृत्त है? इसी प्रकार एक और होगा, ये बिंदु है,
भाग का, और ये बिंदु है इस भाग का, और इसका बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार ये पूछ लेता है कि भाई ये जो आकृति दे दी जाती है और इनके बारे में पूछ लेता है कि भाई जो ये वृत्त बनाया हुआ है कौन सा वृत्त बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में कि भाई इसे क्या नाम देंगे हम, समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त, और ये होगा हमारा उत्केंद्रीय वृत्त। ठीक है भाई, इसमें कितने भी वृत्त बना ले केंद्र सबका एक होगा। ये जो केंद्र दिया हुआ है ये क्या है, एक है, केंद्र एक होता है। भाई समकेंद्रीय वृत्त इसकी पहचान है कि भाई जो इसमें केंद्र होंगे वो एक होगा और वृत्त अनेक होंगे। ठीक है, ऐसे ही उत्केंद्रीय वृत्त, उत्केंद्रीय वृत्त में क्या है कि भाई जितने वृत्त होंगे वो अपने केंद्र क्या रखता है, सब केंद्रों को अलग अलग रखता है। सभी केंद्र क्या होंगे इसके, सभी केंद्र अलग अलग होंगे। ठीक है भाई, इसमें समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय वृत्त में एक केंद्र होगा, वृत्त अनेक होंगे, और अपने जो उत्केंद्रीय वृत्त है उसमें सभी वृत्तों के जो केंद्र हैं वो अलग अलग होंगे। देखिए ये जो बड़ा वृत्त ये बनाया गया है इसका केंद्र ये माना है यहां पर है, इससे छोटा जो वृत्त है ये इसका केंद्र इस पर है, और इससे जो छोटा वृत्त है ये इसका वृत्त ये अंदर की तरफ यहाँ पे माना गया है। इसलिए इसने ये क्या करता है, ये अपने केंद्र अलग अलग रखता है, और इसमें क्या है ये अपने केंद्र एक ही रखता है। इनमें केवल ये अंतर होता है दोनों में। हाँ भाई वही चल रहा है रेखा का। भाई रेखाएं, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो इसमें कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, जो हमने अभी पढ़ी थी, सीधी रेखा, सीधी रेखा और वक्र रेखा, वक्र रेखा। ठीक है, अब हम बात लेते हैं कि जो भाई सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा की बात लेते हैं इसमें कि ये कितने प्रकार की होती हैं। रेखाएं दो प्रकार की, सीधी रेखा, वक्र रेखा। सीधी रेखा कितने प्रकार की होती हैं। नंबर एक, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। नंबर दो, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। नंबर तीन, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। हाँ भाई, इसकी बात लेते हैं जो अपनी क्षैतिज रेखा है ये, ठीक है, किस प्रकार होगी, जैसे ये रेखा बनाई है, ठीक है, कि भाई जो क्षैतिज तल है उसके जो समांतर रेखा होगी वो कौन सी रेखा कहलाएगी,
क्षैतिज रेखा, यानी कि क्षैतिज तल के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है भाई, क्षैतिज रेखा जो क्षैतिज तल के समांतर होती है वो रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। अगला इसमें सेकंड स्टेप, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती हैं। यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है? वे रेखाएं जो क्षैतिज रेखाओं के लंबवत होती हैं। कौन सी रेखा कहलाती है? ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे ये बनाई हुई है हमारे सामने, ये रेखा कौन सी रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा। अगला स्टेप है हमारा तिर्यक रेखा, कि भाई जो तिर्यक रेखा है वो कैसी होती है? नंबर 3, तिर्यक रेखा। यानी कि ऐसी रेखा जो न तो ऊर्ध्वाधर होती है और न ही क्षैतिज होती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। हाँ भाई, तिर्यक जो रेखा है हमारी ये, यानी ऐसी रेखाएं जो न तो ऊर्ध्वाधर होती हैं और न ही क्षैतिज होती हैं, क्या कहलाती हैं? तिर्यक रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं? दोनों तिर्यक रेखा।